हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 सिलेबस के बारे में। बेसिकली इसमें 10 यूनिट होते हैं। हम हर एक यूनिट को देखेंगे, साथ में उनके प्रश्नों को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। ये रहा लिंक। आप इस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और एक क्यूआर कोड है, आप डायरेक्ट क्यूआर कोड स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जिसमें है पहला टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में आते हैं मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। लर्नर characteristics of adolescents and adult learners, academic, social, emotional and cognitive, individual differences। इंडिविजुअल डिफरेंस कंपेयर टाइप में क्वेश्चन दे देता है, एक दूसरे से कंपेयर करके ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपको देगा। तो इसमें बेसिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन आता है। आप अगर चीज़ों को समझते हैं तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्नर इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। मेथड ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन तो बनते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, स्वयं प्रभा, मूक। अभी देखा गया है स्वयं प्रभा, मूक ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। मतलब इससे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आप ये तीनों टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से कीजिएगा दोस्तों। ये अभी जो है ना, मतलब इससे तरह तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ये और भी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी आप देखेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मुख से आया हुआ था क्वेश्चन जून 2025 में, तो आपको इसको तो देखना ही पड़ेगा। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड से भी 2 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है आने। बेसिकली ये भी स्वयं प्रभा, मुख सब आईसीटी का ही टाइप है, आईसीटी में ही आते हैं, तो आपको इनको देखना होगा। इवोल्यूशन सिस्टम्स में एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवोल्यूशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि अभी नया एनईपी 2020 में जुड़ा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जो कि आप देते ही हैं एग्ज़ाम, है ना, नेट का भी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। इनोवेशन इन इवोल्यूशन सिस्टम। तो बेसिकली इसमें हम देखें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपको ये दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इनमें बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो 2 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल के आते हैं, 2 क्वेश्चन आईसीटी बेस्ड, जिसमें स्वयं प्रभा, मूक और भी जो तरह के टूल जो उपयोग होते हैं टीचिंग में, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। उन सबको भी देखना होगा, जैसे कहूत, पैडलेट क्या है, कहूत क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं आईसीटी बेस्ड टीचिंग एप्टीट्यूड में, है ना। और एक क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन सिस्टम से आता है। अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके 5 के 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, यानी 10 नंबर आपके 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 10 के 10 नंबर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से कहीं नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये आईसीटी से जो है ना, आईसीटी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। आप जो अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला क्वेश्चन हो तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जो आईसीटी बेस्ड है, जो डायरेक्ट मतलब आप जानते हैं तो आंसर दे पाएंगे, नहीं जानते हैं तो आंसर नहीं दे पाएंगे। और इसमें जो टीचिंग थ्योरी है, थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी आपको पता है तो बनेंगे क्वेश्चन, नहीं पता है तो नहीं बनेंगे क्वेश्चन। थ्योरी को भी हम नहीं छोड़ सकते, थ्योरी ही इम्पोर्टेंट है। आप आईसीटी मेनली देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आईसीटी का क्वेश्चन प्लस थ्योरी, आप ये 2 इसमें आपको देखना है। बेसिकली अगर आप ये 2 बढ़िया से कर लेते हैं तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन। देखिए अब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही थ्योरी से आ गया है। अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन में मैच मॉडल्स विद देयर एक्सपोनेंट। अब ये वोल्पे जी का भी नाम नहीं सुने हैं, स्किनर महोदय का सुना सुना लग रहा है, रिन एंड वोल्पे का नहीं सुने हैं,
इनका भी नहीं सुने हैं। तो अब एक क्वेश्चन को कैसे करें? देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पता होता है, लेकिन कुछ कोई एक कहीं क्लू कुछ पता होता है, तो उसके थ्रू हम उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि स्किनर महोदय हमें कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहे हैं, जिन्होंने थ्योरी दिया था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी दिया था, जो वो घंटे बजा कर, वो आपने कुत्ता वाला देख सुना ही होगा, जो घंटे बजाता है खाना देता है ना। उस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं एग्जाम में, है ना। तो स्किनर महोदय ने वो दिया था, पूरा एक ट्रेन किया था कुत्ते को, है ना, कि बेल बजाएंगे तो ही रिस्पॉन्स करने लगेगा खाने का, है ना। तो तो पूरा ट्रेन किया, ट्रेनिंग दिया, यानी कि पूरा प्रोग्राम किया था। तो ये आपका ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसको मिला दीजिए बी एफ स्किनर महोदय से। अब आप देखें कि डी का 2 ऑप्शन में किसका है। डी का 2 ऑप्शन में किसका है? तो इनमें हम देखते हैं कि ये ऑप्शन नंबर 3 डी का 2 है। और किसी में डी का 2 है क्या? तो डी का 2 और किसी में नहीं है, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तो इनमें हम मिला लेते हैं, एंजाइटी रिडक्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रीनन वॉल पे, असर्टिव ट्रेनिंग हो जाएगा वॉल पे, एंड लेजरस डायरेक्ट ट्रेनिंग हो जाएगा लम्शोलाइन, और प्रोग्राम ट्रेनिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तो है ये बी एफ स्किनर महोदय का। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाइल डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड चिल्ड्रेन इज इट एज सोशली कंस्ट्रक्टेड डेवलपमेंट। सोशली कंस्ट्रक्टेड जैसा ही है, वाइगोत्स्की थ्योरी चली जाइए दोस्तों। वाइगोत्स्की थ्योरी ने दिया था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने बेसिकली कहा था कि बच्चे जो है सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है, यानी कि बड़े जो हैं छोटे को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। एक बार वो सीख जाते हैं तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली सोसाइटी से जो सीखते हैं, जैसे ही सोशली कुछ कुछ क्लू पॉइंट होता है, जब पढ़ते हैं ना तो आप एक पॉइंट को ना आप दिमाग में नोट करते जाइए, यही आपके प्रश्न सोल्व करेंगे, है ना, और टाइम भी बचाएंगे एग्जाम में। तो इसमें भाई उसकी थ्योरी डायरेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है, इन फ्लैंडर्स सिस्टम दे आर 10 कैटेगरीज ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। अब इसमें हमको देखना पहले पूछ क्या रहा है, गलत पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि सही पूछ रहा है, हम गलत जवाब दे देते हैं, गलत पूछ रहा है, सही जवाब दे देते हैं। तो हमको इस पर विशेष फोकस करना कि पूछ क्या रहा है। तो इन फ्लैंडर्स सिस्टम दे आर 10 कैटेगरी ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। अब फ्लैंडर्स सिस्टम क्या होता है? फ्लैंडर बेसिकली बोलते हैं एनालिसिस कैटेगरी, है ना, मतलब जिसमें हम ये देखते हैं। फ्लैंडर्स सिस्टम बेसिकली इंटरेक्शन 10 कैटेगरी होता है, और जेसन टूल है जिसमें टीचर स्टूडेंट को क्लासरूम यानी कि बेसिकली इसको सिंपल शब्दों में बोले तो क्लासरूम एक्टिविटीज को, ठीक है, 10 कैटेगरी में टीचर और स्टूडेंट के क्लासरूम एक्टिविटी को 10 पार्ट में देखा जाता है, जिनमें से है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टॉक, पुपिल टॉक, है ना, इन सब 10 भागों में देखा जाता है। उसी को फ्लैंडर्स सिस्टम बोलते हैं। टीचिंग बिहेवियर इज मोलर एंड नॉट मोलिकुलर। ये तो सही हो गया दोस्तों। टीचिंग बिहेवियर इज मोलर एंड नॉट मोलिकुलर। मोलर बेसिकली होता है बड़े भाग को देखना, और मोलिकुलर होता है छोटे पार्ट को देखना, यानी कि जो स्टूडेंट के बिहेवियर है उसको बड़े पार्ट में देखना मोलर, और छोटे पार्ट में देखना मोलिकुलर। यहाँ पे लिखा नॉट मोलिकुलर, तो गलत हो जाएगा। इन द टीचिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस इज एम एट बोथ द पुपिल एंड टीचर। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बोथ कैसे इन्फ्लुएंस होगा? टीचर जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें इन्फ्लुएंस सिर्फ स्टूडेंट होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तो बोल रहा है बोथ, है ना। टीचिंग बिहेवियर इज नॉट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सही बात है। हम जो टीचिंग जो है एक स्पेशल पर्पस है ना, स्पेसिफिक गोल, पर्पसफुल एक्शन है, इसलिए ये नॉट लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब इसमें से पूछा कौन गलत है, बी एंड सी। बी एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, आप सोल्व कर लेंगे हमें पता है, हम ये जानेंगे ना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेते हैं एग्जाम में, है ना, उसको हमें सीखना है। तो चौथा क्वेश्चन है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ। अब इसमें भी देखिए सब में क्लू है दोस्तों, क्वेश्चन में ही क्लू है। अब पूछ रहा है इंडिविजुअल और ग्रुप भी पूछ रहा है। इंडिविजुअल और ग्रुप का समावेश किस में होगा, इंडक्टिव में होगा, कोऑपरेटिव में होगा, डिडक्टिव में होगा, एक्टिव लर्निंग में होगा, किस में होगा। सिंपल सा दिख रहा है कि जो इंडिविजुअल और ग्रुप की बात कोऑपरेटिव लर्निंग में ही की जा सकती है। कोऑपरेट मतलब किसको कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, ग्रुप को भी कर सकते हैं। इंडक्टिव लर्निंग स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाते हैं, स्पेसिफिक स्टडीज से जनरल स्टडीज की ओर। डिडक्टिव हो गया जनरल स्टडीज से स्पेसिफिक स्टडीज की ओर, है ना। इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, एग्जाम्पल से रूल की ओर जाना, रूल से एग्जाम्पल की ओर आना, है ना। एक्टिव लर्निंग जो हम क्लास में एक्टिव, जो क्लास टीचर का जो संवाद होता है, जो पढ़ाया जाता है, वो एक्टिव लर्निंग में आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर मोस्ट सुटेबल टूल्स फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। अब ये देखिए आपका बेसिकली आईसीटी से क्वेश्चन है, ठीक है। टूल के बारे में पूछा, आईसीटी टूल के बारे में। ये आपको जितने भी टूल जो पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, आप उनको एक पेपर पर नोट डाउन करिए और उसको एक जगह पे लिख लीजिए। जब भी एग्ज़ाम में जाइए ना, एग्ज़ाम से जाने से पहले आप सवेरे उठ के उसको एक बार देख लीजिए। आपके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जो यहाँ पे दिख रहे हैं में भी आपके एग्जाम में सिर्फ यही सेम टू सेम रिपीटेड मिल जाए। कुछ कुछ बदलते हैं, रिपीटेड ही आते हैं, तो आपको उसको एक जगह नोट डाउन कर लेना है, तो आपके ये हमेशा सही हो जाएंगे। तब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर मोस्ट सुटेबल टूल्स फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल। तो इसमें है, ये भी है जेनियली लर्निंग है, नाम से दिख रहा है कि है। इंटरेक्टिव ये भी है, H5P ये भी है, एजुकेशन प्ले ये भी है। तो इसमें दोस्तों बेसिकली 4 नंबर हो जाएगा। ऑल सारे जो हैं इंटरेक्टिव टूल हैं टीचिंग के, इसको आपको नोट डाउन करना है बेसिकली इसमें, है ना। अब हम चलते हैं यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या है, पहला रिसर्च मीनिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। इस सब का आप जब सिलेबस देखते हैं ना, जितने भी टर्म है ना, टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च है। अगर आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च कर लिया, ठीक है, तो लगभग आपने इसका 80% रिसर्च का काम हो गया आपका, ठीक है। और 20% जो बचे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च वही है, और इसमें जो 20% बचे हैं वो आपके हैं थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, जिसमें फॉर्मेट स्टाइल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, और जैसे प्लेगरिज्म चेक होता है तो कौन से टूल का यूज करते हैं, रिसर्च एथिक्स क्या है, ये तो अपना आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। रिसर्च एथिक्स, अपना एथिक्स क्या होता है, ठीक है, तो पता ही होता है लोगों को। तो आपको बेसिकली इसमें क्या देखना है, इसमें एक तो प्लेगरिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, प्लेगरिज्म से एक क्वेश्चन के आसपास आते हैं। दूसरा जो है 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मान के चलिए आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी मेथड ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्टेप ऑफ रिसर्च, इससे एक क्वेश्चन कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, कभी इंडक्टिव का पूछ लेंगे, स्टेप्स डिडक्टिव का पूछ लेंगे, है ना। रिसर्च का स्टेप क्या होता है वो पूछ लेंगे। तो ये बेसिकली आपको ना देखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ रिसर्च अगर आप ये क्लियर करते हैं तो आपका ये समझिए रिसर्च एपिसोड क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ टर्म तो इंट्रोड्यूस हर बार नया नया करता है, जैसे मैथमेटिकल इसका कुछ जो है वो पूछ लेगा तो थोड़ा दिक्कत होता है उसमें। वेरिएंस, एनोवा, बहुत सारे टर्म हैं, आप वो पढ़ेंगे तो देख लेंगे, हम आगे देखेंगे भी। जैसे है विच आर द कंडीशन फॉर यूजिंग पैरामेट्रिक टेस्ट फॉर डाटा एनालिसिस। अब पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है ना, अब इसको जानना पड़ेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी
PYQ देख रहे हैं हम, तो इनमें पैरामेट्रिक टेस्ट पूछ दिया था, इस बार पूछा है, अगली बार भी फिर पूछेगा, ये 100% पूछेगा। तो जो भी टॉपिक नए मिलते हैं ना, तो आप एक कॉपी निकालिए, आप वहाँ नोट डाउन कर दीजिए कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। और हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट होता क्या है पहले एक्चुअली। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में कंटिन्यूस डाटा होता है दोस्तों, कंटिन्यूस डाटा, ठीक है। और इसमें हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और होमोजेनियस होता है, होमोजेनियस ऑफ वेरिएंस। इससे एग्जाम्पल हम देखते हैं, कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। तो इससे एग्जाम्पल है टी टेस्ट, अनोवा, etc। तो अब इसमें हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट में, इसमें हम जो पढ़े हैं कंटिन्यूस डाटा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, होमोजीनियस वेरिएंस होता है। तो हम देखते हैं n ग्रेटर 30 कंटिन्यूस डाटा है n, तो ये नहीं होगा। डाटा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात की थी मैंने। ऑल द पैरामीटर्स मस्ट बी नोन, अगर सारे पैरामीटर हमें पता ही होंगे तो रिसर्च क्या कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात थी। डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड इन इंटरवल और रेशियो स्केल, सही बात है। होमोजीनियस सब भैया तो डायरेक्ट पढ़े हैं हम लोग, तो इसमें हो गया बी, डी और ई, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही है। अब बस आपको जो ना बस नोट डाउन करते चलना कि पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, नहीं पता है तो गूगल कर लिए, क्योंकि हर बार एनटीए कुछ न कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है। आप रिसर्च पढ़े होंगे तो शायद पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो यही आप अगर नोट डाउन करते चलते हैं, PYQ लगाते चलते हैं, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन तो आप सोल्व कर चुके होंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में जाएंगे तो लगेगा सारा तो पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अब स्टेप ऑफ रिसर्च में बताया ही था कि क्वेश्चन आते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस। अब इसको स्टेप में हम मिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको स्टेप में कैसे मिलाएंगे हम लोग। पहला देखते हैं इसको हम लोग, इसमें ड्राइविंग फाइंडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, मेजरिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको जब हम मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि पहले तो भाई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे ना, पहले प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने वाले हाइपोथेसिस बनाएंगे, है ना। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे, क्योंकि हम जो रिसर्च कर रहे हैं हम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को ही मेजर करेंगे ना, तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा थर्ड। उसके बाद फिर हम देखते हैं रिजल्ट, है ना। उसके बाद हम क्या रिजल्ट आया, 4 नंबर पर हम रिजल्ट देखेंगे। अब रिजल्ट आएगा तभी ना हम बता पाएंगे कि क्या फाइंडिंग, क्या मिला हमें, तो फाइंडिंग लास्ट में आएगा। अब इसको अगर नहीं भी पता है ना दोस्तों, तो इसमें हम इसको हम कॉमन सेंस से भी देख सकते थे कि भाई फाइंडिंग्स तो लास्ट में आएगा, इवोल्यूशन, फाइंडिंग्स, ऐसे कुछ टर्म है जो हमें मिलते हैं, तो वो लास्ट में ही इवेल्यूएट होगा, फाइंडिंग लास्ट में ही मिलेंगे। तो डायरेक्ट भी देख सकते तो ऑप्शन ए देखिए सब में है। अब पहला जैसे हम इसमें देखेंगे कि पहले तो प्रॉब्लम खोजेंगे, तो पहला कहाँ है, तो ये तो हो गया। डी कहाँ है, डी, आने का ऑप्शन ए, दोनों में से हमें खोजना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में कौन होगा, तो डी सी, यानी कि पहला दूसरा, पहला यानी कि डी सी ई बी ए, यानी कि पहला ऑप्शन सही है हमारा। इस तरीके से एग्ज़ाम में दिमाग लगाते हैं, ठीक है। नहीं भी पता हो तो हम कैसे आंसर तक पहुँचें, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको पता नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप उसको सही करके आते हैं। तो कुछ ये ट्रिक होते हैं जो मैं बता रहा हूँ। In which type of research researcher observe the subjects by being a part of their group
एक्शन रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव सर्वे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें देखिए, इसमें भी देखिए क्लू पॉइंट दिया हुआ है। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च ऑब्जर्व द सब्जेक्ट बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप। अब ग्रुप जो रिसर्चर हैं, ग्रुप ग्रुप पे फोकस कब करते हैं, ग्रुप रिसर्च पे फोकस कब करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च में हम कल्चर पे फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा एथनोग्राफिक रिसर्च, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च का पार्ट है। एक्शन रिसर्च को, एक्शन अप्लाइड रिसर्च में हम बड़े प्रॉब्लम को देखते हैं, कंपनी लेवल के प्रॉब्लम को देखते हैं, और एक्शन रिसर्च में हम क्लास लेवल के प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना, क्लास लेवल के प्रॉब्लम को देखते हैं। जिसमें इसका एक है प्लान, पहला प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, POR साइकिल है इसका एक्शन रिसर्च का। डिस्क्रिप्टिव सर्वे तो आपको पता ही है, किताब का जो है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो हम काउच फाइंड करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट जो करते हैं। मैच द क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट 2। अब इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप पढ़ के इसको मिला देंगे, है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा पहला डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। पहला तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम मिलाएंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम मिलाएंगे, इसका क्या होगा आंसर, स्टडी ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन पीपल बिटवीन 1900 टू 1947, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा स्टडी ऑफ द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडियन पीपल बिटवीन 1900, हिस्ट्री की बात कर रहा था, हिस्टोरिकल रिसर्च डायरेक्ट दिख रहा है कि 1900 1947 मतलब पास्ट की बात कर रहा है। टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ योगा एक्सरसाइजेज ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ पुलिस मैन, ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब भाई योगा एक्सरसाइज जो है वो कैसे इफेक्टिवनेस, भाई एक्सपेरिमेंट से ही तो पता चलेगा। स्टडी ऑफ नोमैडिक पीपल परसेप्शन, कोई परसेप्शन हो ये हो, ये तो कल्चर की बात कर रहा है, एथनोग्राफिक रिसर्च, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब देखिए वहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पूछा था, यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पूछ लिया। तो अब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को समझते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता क्या है, इसमें तो पहला तो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है, डाटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पहला। दूसरा इसमें हो जाएगा सिंपल साइज, इसमें स्मॉल सिंपल साइज होता है, ठीक है, स्मॉल सिंपल साइज। और इसमें जो डाटा होता है आ तो ऑर्डिनल होगा आ तो नॉमिनल होगा। अब ऑर्डिनल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन भी बने हैं। ऑर्डिनल होता है, नॉमिनल डाटा होता है, ठीक है। और उसके बाद बस इसके एग्जांपल देखते हैं हम। तो इसके एग्जांपल हैं यू टेस्ट, कुशकल, वैली टेस्ट, एक होता है एसपीएस मैन, ये इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं एसपीएस मैन टेस्ट से, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। देख विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, दे कैन बी अप्लाइड एंड ओरिजिनल डाटा ऑब्टेन इन एनी काइंड ऑफ स्केल, दे रिक्वायर्ड होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस तो हम देखे थे कि पैरामेट्रिक टेस्ट होते, यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दे कैन अप्लाइड ऑन ओरिजिनल डाटा ऑब्टेन इन एनी काइंड ऑफ स्केल, है ना। एनी काइंड ऑफ स्केल कैसे हो जाएगा, यहाँ बता रहा है कि हम जो है तो ऑर्डिनल होना चाहिए तो नॉमिनल डाटा होना चाहिए, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। दे डू नॉट नीड एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दे डू नॉट नीड एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सही बात है।
दे कैन नॉट बी यूज्ड इफ सैंपल इज सिलेक्टेड रेंडमली दे कैन नॉट बी यूज इफ सैंपल इज सिलेक्टेड रेंडमली, गलत हो जाएगा। दे आर क्यूकर एंड ईजियर देन पैरामीटर, हाँ ईजियर क्यूकर होगा क्योंकि इसका स्मॉल सैंपल है, ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आपको ये टॉपिक जो है ना, बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है, पैरामेट्रिक क्या होता है, सब एक कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए, अब बहुत काम देगा आपका। कॉम्प्रिहेंशन हम नहीं देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन तो लोग पैसेज पढ़ के बना ही लेते हैं, उतना टफ कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है। इसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम से भी हैं, अगर उनको टाइम बचत करना था, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है, उतना टफ कॉम्प्रिहेंशन आता नहीं, इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन लिए भी नहीं। और कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव, इसमें बेसिकली दोस्तों हम बात करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन ही बेसिकली आते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, टर्म, उनको आपको देखना है, बस इतना आप देख लेंगे, आप कम्युनिकेशन का सारा क्वेश्चन सही कर पाएंगे, इसमें उतना कुछ और है नहीं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और टर्म, चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, तब समझ में आ जाएगा। विच वन ऑफ दिज इज अ वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। अब ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन में हम बैरियर को ओवरकम कैसे कर सकते हैं आप, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, रिस्पेक्ट ईच अदर डिफरेंसेज, यूजिंग अ ट्रांसलेटर, नॉन कम्युनिकेटिंग टू ऑल, यूजिंग योर ओन लैंग्वेज फॉर कंफर्ट। इसमें देख रहे हैं यूजिंग अ ट्रांसलेटर, ये तो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, गलत है। नॉट कम्युनिकेटिंग टू ऑल, बात ही नहीं करेंगे तो बैरियर ख़त्म कैसे होगा। यूज योर ओन लैंग्वेज फॉर कंफर्ट, बच्चे यहाँ पे पक्का ये ऑप्शन नंबर 1 और 4 में कंफ्यूज हो गए कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो आप देखिए, आप अगर अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, तो कंफर्ट तो होगा ही अपने लैंग्वेज में, लेकिन आपको बोल रहा है कि ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। तो हम जब तक एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कम्युनिकेशन में, तो वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे का जब कम्युनिकेशन करते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई मान लीजिए अच्छा नहीं बोल रहा है कम्युनिकेशन में, और उसको हम बोले कि तुम अच्छा नहीं बोल रहे हो, उसको हम नीचा दिखाएं, तो वो बैरियर को कैसे ओवरकम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो जब तक हम उससे बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक है आप बोलो, तो ना वो धीरे धीरे सीखेगा। तो यहाँ पे होता है रिस्पेक्ट ईच अदर डिफरेंसेस, रिस्पेक्ट करना होता है कम्युनिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 2, विच एमंग द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इनमें से पूछा कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। पहला तो है ग्रुप कम्युनिकेशन, तो होता ही है, ड्रीमिंग कभी आज तक सुने नहीं है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तो होता है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग हों, और 2 लोग हों तो डायडेटिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, 2 से ज़्यादा हो तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। रीडिंग तो कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें सेल्फ टॉक होता है, खुद से बातें करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी और ई, ए, सी और ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। Arrange the sequence the following steps in the process of communication according to Sennett-Weber model. देखिए यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, मैं बोल रहा था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टेप ऑफ रिसर्च, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसी से क्वेश्चन ही बन रहे हैं आजकल जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब इसमें देखिए, पहले हम इसमें जो है इसमें जब भी हम स्टेप की बात करते हैं तो पहले क्या आएगा, पहले तो भाई सोर्स आएगा 1 नंबर में, है ना, पहले कौन आएगा, सोर्स ही आएगा, है कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा ट्रांसमीटर, जिसके द्वारा हम बात को पहुंचाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा रिसेप्शन, जो बातों को हमारे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेगा, डेस्टिनेशन तय करेगा, है ना। उसके बाद ही ना हमको फीडबैक मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा बी, EDCBA, यानी कि नीचे से ऊपर। ठीक है। व्हाट आर द 3 स्टेज ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन टफ नहीं है। इसमें बोल रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। इंटरपर्सनल ने बताया कि जो दो से ज़्यादा लोग, तो दो से ज़्यादा लोग तो जो नज़दीक हैं जिनसे हम बात करेंगे। इंटरपर्सनल में क्या है, हम एक दो लोग टॉक करते हैं, तो इसमें डिस्टेंस, प्रोक्सीमिक्स का कोई रोल ही नहीं है दोस्तों। डिस्टेंस का रोल ही नहीं, डिस्टेंस है तो बात कैसे करेंगे। तो एक ऑप्शन नंबर डी को सीधे कैंसिल कर दीजिए। अब इसमें है कि इंटीमेट स्टेज, ये भी क्लोज है, पर्सनल स्टेज और प्लेटो स्टेज और फेटिक स्टेज। फेटिक स्टेज बोलते हैं जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, आई कांटेक्ट, मुस्कुराते हैं, तो उसको फेटिक स्टेज बोलते हैं, यानी कि स्टार्ट द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये तो होगा ही। प्लेटो स्टेज, प्लेटो स्टेज क्या है? ठीक है, प्लेटो स्टेज बेसिकली रिपब्लिक, जो प्लेटो थे उन्होंने अपने बुक रिपब्लिकन में यूटोपियन सोसाइटी के बारे में बताया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब पर्सनल स्टेज, पर्सनल स्टेज क्या है? ये कम्युनिकेशन है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी है, ए, सी और ई, सॉरी। Difficulty in accessing a memory because of the presence of other information is known as difficulty in accessing a memory because of the presence of information is known as inference। बेसिकली आपको एक क्लू देखना है। ठीक है, असेसिंग अ मेमोरी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, तो इन्फ्लुएंस ही है, हिंडर्ड ही होता है। मैथमेटिकल रीजनिंग हम देखते हैं दोस्तों, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग तो बना ही लेते हैं जो नंबर वाला, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप वाला जो आते हैं क्वेश्चन। रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले हैं, लेकिन नंबर सीरीज से तो क्वेश्चन हर बार, लेटर सीरीज से हर बार आते ही आते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आते ही हैं। फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज, सारे से क्वेश्चन पूछते हैं। देखते हैं इस बार किससे क्वेश्चन पूछे थे। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन, हम मैथ यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे। इसमें से आप पे देखिए ऑप्शन डी, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 1, 3, 7, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही? आप देख सकते हैं 1 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होगा, यानी कि ऑप्शन डी का 11। तो डी का थर्ड कौन सा है? यानी कि ये दोनों में से ही कोई एक होगा, डी का थर्ड है। ठीक है, एवरेज ऑफ 2, 6, 3, 4 एंड 5, तो एवरेज इसका क्या होगा? इसका एवरेज 4 होगा, हम निकालेंगे तो 4 होगा, तो सी का फर्स्ट होगा। सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, 2 का है। इसमें सही आंसर क्या होगा, है ना? इसमें सही आंसर होगा बी का। अब जब सोल्व करेंगे ना क्वेश्चन तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए का 4 हो जाएगा और बी का सेकेंड हो जाएगा। ये शॉपकीपर प्रोक्यूर्स मिल्क एट द कॉस्ट ऑफ ₹60 पर kg आफ्टर adultering it with water free of cost. He sells the milk to the customer at the price of ₹62 per kg and makes a profit of 10%। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सब सारा लिख लेना है। ठीक है, कि सीपी क्या है, एसपी क्या है। इसमें सीपी हो गया ₹60 हो गया, ₹60 पर kg, है ना। एसपी हो गया ₹60 पर kg, प्रॉफिट हो गया 10%। तो अब इसमें हमको निकालना है प्रॉफिट प्राइस पर केजी क्या है, तब ना हम सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो प्रॉफिट 10% यानी कि हम कह सकते हैं 110%, है ना। 100% तो सीपी हो गया और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है,
तो 110%। तो प्रॉफिट प्राइस पर केजी हम निकालेंगे, प्रॉफिट प्राइस पर केजी। तो इसमें हम देखते हैं कि सीपी तो 60 है, पर केजी हमको निकालना है, तो इसको पॉइंट में कर ले तो 1 केजी का कितना 1.10 आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा। ठीक है, पर केजी 66 आ गया। अब उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि टोटल मिक्सचर है ना, स्पीड, टोटल मिक्सचर ऑफ एसपी। हम टोटल मिक्सचर जब निकालेंगे, एक का तो हम निकाल लिए हैं, तो टोटल मिक्सचर का हम निकालेंगे, तो इसमें तो 1 केजी मिल्क था। ठीक है, अब प्लस पानी कितना मिलाया, वाटर, तो वाटर को हम एक्स मान लेते हैं, तो 1 + x इसका ये बन जाएगा, है ना। तो उसके बाद फिर हम जब अगर एस पी निकालते हैं, तो एस पी का हम देखते हैं, तो 62 इंटू 1 + x = 66। तब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्व करेंगे तो आएगा 1 + x = 66/62। इसको काट देंगे तो आ जाएगा 33/31। हमारा आंसर हो जाएगा x = फिर होगा 33/31 -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/31, यानी कि 31:2। ठीक है, तो 31:2 ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। 3800 की धनराशि को ए, बी और सी 3 व्यक्तियों में हाफ A1/2, 1/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। इनमें सी नामक व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सबसे पहले हम परसेंटेज में कर लेते हैं, है ना। तो 1/2 का क्या 50% लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 1/3 को हम क्या 33% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3/4 को हम क्या 75% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी हम तीनों का ऐड करते हैं तो कितना आता है, तीनों का ऐड करेंगे तो हम 158 आएगा। तो हमारा जो है अनुपात जो है 158 आ गया, है ना। कितना था टोटल धनराशि, कितना था 3800 रुपया था, 3800 रुपया था। अगर हम 158 को 3800 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा हमारा 24, है ना, आएगा 124 आएगा। उसके बाद हमें निकालना था सी व्यक्ति का, सी का, जिसको हम वापस से सी व्यक्ति का इसको वापस से हम फ्रैक्शन लाते हैं, 3/4 इंटू 24 करते हैं। ठीक है, 4×6 24, छोटी 18, और चूँकि परसेंटेज में था तो 1800, 1800 के इसका आंसर 4। बहुत ईजी क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो सोल्व हो जाता है। पेस इज कोडेड एज 25 61 925, देन बॉल विल बी कोडेड एज। पेस को हम अगर लिखते हैं इतना, तो बॉल को क्या लिखेंगे, तो पेस का PSCE, तो पेस का आप देखते हैं पी का हो जाएगा, पी को हम लिख सकते हैं, पी जो हमारा 16 नंबर में आता है ABCD में, ए जो हमारा 1 नंबर पे आता है, सी जो हमारा है 3 नंबर पे आता है, और ई जो हमारा है 5 नंबर पे आता है। बेसिकली यहाँ पे सबका स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 261, 19, 25 हो गया। तो बॉल का क्या होगा, बॉल का भी इसी तरीके से होगा। बॉल का 2 नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, और एल जो है ना, एल जो है 12 नंबर पे आता है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, 144, 2 का 4, 1 का 1, तो 4 1 144, 144, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक दुकानदार ने 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम बासमती चावल खरीदा, है कि नहीं, और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम साधारण चावल खरीदा। उसने इन दोनों किस्म के चावलों को मिला दिया और इससे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचा। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम खरीदा, यानी कि वो 500 रुपये में, यानी कि वो 500 रुपये में 10 kg चावल खरीदा, यही कह रहा है।
क्योंकि 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 50 दें 500 हो गया ना। अब बोल रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोमीटर से 15 किलो खरीदा, तो 20 रुपये प्रति किलोग्राम से 15 kg, 15 kg का तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 300 रुपया। अब बोल रहा है कि उसने इन दोनों किस्म के चावलों को मिला दिया, दोनों किस्म के चावलों को मिला देगा तो कितना हो जाएगा, 25 kg हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा RS 800, है कि नहीं, हो गया। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट 25%, प्रॉफिट 25% हुआ, चावल को मिलाने के बाद उससे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए बेचा, ठीक है। तो 25% को फ्रैक्शन में हम 1/4 लिखेंगे तो लाभ 4, एक जोड़ दिए तो 5, 4 हमारा कितने पे था, 800 रुपये CP, प्रॉफिट हुआ 5, तो ये 200, यानी कि 1000 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ टोटल। 25% प्रॉफिट के हिसाब से फाइनल प्राइस उसका 1000 था, और 80 रुपये 800 रुपये ये उसका CP था, ठीक है। SP हमारा, इसको प्रॉफिट 1000 रुपया हुआ, लेकिन उसने पूछा उसका विक्रय मूल्य क्या था, प्रति किलोग्राम पूछ रहा है हमें। तो प्रति किलोग्राम निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, 25 kg का प्रति किलोग्राम, तो 25 kg 1000, तो एक का हो जाएगा 1000 बटे 25, 25 यानी 40 रुपये पर केजी पड़ेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन 4 सही आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था। अब लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, मूड एंड फिगर। अभी मूड एंड फिगर ट्रेंडिंग चल रहा है, आप इसको देखिएगा। फॉर्मल इनफॉर्मल फ्लेसेस, ये भी है ट्रेंडिंग में। यूजेज ऑफ लैंग्वेज, कनिटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये भी ट्रेंडिंग में है। इवेल्यूटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये तो आता ही है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव बताया मिलता है। डिडक्टिव होता है स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव होता है जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाना। वेन डायग्राम से नहीं आता दोस्तों, ये उतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अभी इससे क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं। इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इंडियन लॉजिक से, एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन मत आते हैं। प्रमाण, प्रत्यक्ष, आपको इसमें क्या करना ना, सारे टर्म इंडियन लॉजिक में जो टर्म से ही क्वेश्चन आते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, शब्द क्या होता है, अर्थपति क्या होता है, अनुपलब्धि क्या होता है, ये सारे टर्म जो है ना, इनके मतलब पता होने चाहिए, आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। इन स्ट्रक्चर ऑफ काइंड ऑफ अनुमान, इन्फ्लुएंस, व्याप्ति से आया था रिलेशन बिटवीन टू थिंग, जैसे आग और धुआं होता है, तो इनका रिलेशन हमेशा जहाँ आग है वहाँ धुआं होगा, तो इसको बोलते हैं इनवेरिएबल रिलेशन, यानी रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स जो परमानेंट है। हेतवाभास, फेलेसी ऑफ इन्फ्रेंस, आपको इन सारे टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें बेसिकली क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं अभी मूड एंड फिगर से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा नया टर्म पकड़ा है NTA ने, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन आते ही हैं, और इंडियन लॉजिक से एक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन एन आइडियल एनालॉजी इन लॉजिक, विच कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन एन आइडियल एनालॉजिक इन लॉजिक, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, शेयर्ड एट्रीब्यूट, सिमिलर स्ट्रक्चर, डिसिमिलर सब्जेक्ट, क्लियर रिलेशन। आप देखिए कोई भी एनालॉजी मतलब होता है कंपेयर इन नेचर, ठीक है। तो कंपेयर किससे करेंगे, कम से कम दो वस्तु, सिमिलर वस्तु, कोई सा भी वस्तु हो, दो वस्तु तो होनी चाहिए। शेयर एट्रीब्यूट्स होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, डिसिमिलर नहीं होगा, क्लियर रिलेशन होगा, यानी कि इसका आंसर ABD यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका, है ना। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू, फिगर ऑफ कैटेगरिकल सैलोलिज्म। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना दोस्तों, इस बार NTA ने पहली बार, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पक्का आएगा, ये लिख के ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिसंबर 2025 में एकदम जरूर से जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बेसिकली क्वेश्चन है मूड एंड फिगर से, क्वेश्चन है मूड एंड फिगर से। ये लोगों को समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन पूछा तो पूछा कहाँ से है, ठीक है, लिख दिया है कैटेगोरिकल सैलोलिज्म, पूछ दिया है मूड एंड फिगर से, तो इसमें कुछ है नहीं। आपको सबसे पहले इसमें समझना पड़ेगा कि
स्टेटमेंट होते हैं, 2 स्टेटमेंट होते हैं, है ना, और एक कंक्लूजन होता है, P1 P2 कंक्लूजन होता है, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 कंक्लूजन। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो इसमें पूछा है फिगर 1 जो है, इसमें बेसिकली 4 फिगर होते हैं दोस्तों, ठीक है, 4 फिगर होते हैं, जिसमें एक फिगर ए होता है, ठीक है। जैसे इसको फिगर को रुकिए, इसको मैं इसको बताता हूँ आपको। जैसे एम पी, आपको मैं समझा दूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पी एम एस एम, ठीक है, एम पी एम एस एस पी। बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, ठीक है। पी एम एम एस एस पी। अब इसमें बेसिकली 4 फिगर होता है दोस्तों। जब हम कोई भी प्रीमाइस लेते हैं, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन, तो उसमें जो पहला जो होता है प्रीमाइस 1 होता है, उसमें होता है मिडिल टर्म होता है, प्रीडिकेट होता है, ठीक है। और दूसरा होता है सब्जेक्ट होता है, और जो पहला जो होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं और प्रीडिकेट बोलते हैं। और जो कैंसिल हो जाता है, जो कंक्लूजन में नहीं आता, उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। तो बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा था। जो फर्स्ट फिगर जो होता है, तो फर्स्ट फिगर ए है, ए फिगर ए फिगर ए फिगर ए फिगर, आपको ए फिगर याद करना है, ठीक है। तो एम 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 से मतलब होता है मिडिल टर्म बोल रहा है, एम जो है मिडिल टर्म को डिनोट कर रहा है, पी जो है प्रेडिकेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा, एम पी एस एम, कंक्लूजन में एस पी आएगा, ठीक है। तो ये किसका है, तो फिगर फर्स्ट का हो जाएगा दोस्तों। ये जो है ये जो है फिगर फर्स्ट का हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड फिगर की बात कर रहा है, सेकेंड फिगर में बोल रहा है प्रिडिकेट। प्रिडिकेट हमेशा ऊपर वाले स्टेटमेंट में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर में ही रहता है। तो आप देखिएगा प्रिडिकेट हमेशा सब में ऊपर है, सब्जेक्ट नीचे है, मिडिल टर्म नीचे है, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट और प्रिडिकेट तो आएंगे ही आएंगे कंक्लूजन में, इसमें मिडिल टर्म नहीं आता है कंक्लूजन में। तो आपको कंक्लूजन में मिडिल टर्म कहीं नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है अगला जो क्वेश्चन पूछे उसमें मिडिल टर्म कंक्लूजन में डाल दे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा छाटना, है ना। यहाँ तो बिल्कुल सिमिलर दे चुके थे। तो आप यहाँ देखिएगा कि एम एम जो ये हो, जहाँ एम एम कैंसिल तो यहाँ फिगर बनता है। तो यहाँ पे जो है फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकेंड है, ये फिगर थर्ड है, ये फिगर 4 है। तो फिगर सेकेंड में क्या आएगा, फिगर सेकेंड में पी एम आएगा, एस एम आएगा, पी एम आएगा, एस एम आएगा, एस पी आएगा, सही हो गया। थर्ड फिगर में क्या आएगा, एम पी आएगा, थर्ड फिगर में आएगा एम पी आएगा, एम एस आएगा, एस पी आएगा। यानी कि ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का 4, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालॉजिकल आर्गूमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पहला, कोई भी चीज़ जो है क्या करते हैं हम, पहले उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, नॉन केस, नॉन से ही तो नॉन की ओर जाते हैं। तो पहला ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर लिए नॉन केस, उसके बाद टारगेट केस करते हैं दो। कुछ कुछ आप इसको अगर नहीं भी पता ना तो भी सोल्व करते हैं। इवेल्यूएट, इवेल्यूएशन कहाँ आता है भाई, इवेल्यूएशन हमेशा अंत में आता है, ठीक है। जब भी सीक्वेंस से जाना हो तो पहले हम लास्ट में ही इवेल्यूएट होता है, तो इवेल्यूएशन हमेशा लास्ट में था। तो ऑप्शन बी कहाँ है, बी, यानी कि ये बिल्कुल नहीं होगा, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये तो कैंसिल हो गया बी। अब आप देखिए आइडेंटिफाई द नॉन केस, नॉन केस पहले नॉन से नॉन केस, एक ई कहाँ है, ए ई यहाँ है, ठीक है, और ई यहाँ है, बी यहाँ है, बाकी है ही नहीं। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा एकदम। कुछ कुछ आपको दिमाग लगाने ही होते हैं, हर क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट पता होगा ऐसा नहीं है, आप क्लू लगा कर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आइडेंटिफाई द नॉन केस फर्स्ट, फिर उसके बाद आएगा आइडेंटिफाई द टारगेट केस, उसके बाद फिर आएगा एस्टेब्लिशमेंट द शेयर एट्रीब्यूट्स, उसके बाद आएगा ड्रॉ एन एनालॉजी, उसके बाद आएगा 5वां नंबर पे इवेल्यूएट रिलेवेंस ऑफ द एनालॉजी। समझ गए दोस्तों। तो ये कुछ कुछ क्लू पकड़ के ही आपको आगे बढ़ने होते हैं।
विच मीन्स ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व ड्राइविंग नॉलेज फ्रॉम लिंग्विस्टिक utterances ऑफ रिलायबल पर्सन। लिंग्विस्टिक आ गया शब्द, लैंग्वेज का शब्द से लेना देना है, अनुमान से नहीं है, अर्थपति से नहीं है, प्रत्यक्ष से नहीं है ना। द टर्म फॉर यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस इन इंडियन लॉजिक। यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस अभी बताया था, रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस है व्याप्ति। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सिंपल है, आपको टर्म पकड़ना है। यूनिवर्सल बोल रहा है, यूनिवर्स जिसे बताया था ना, आग और धुआं, फायर एंड स्मोक हमेशा जुड़े रहेंगे। जहाँ आग है वहाँ धुआं होगा, जहाँ धुआं है वहाँ आग होगा, है ना। अब यूनिट 7 में चलते हैं दोस्तों, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का हम सवाल सोल्व नहीं करेंगे, इनमें क्वेश्चन इजी ही आ रहे हैं। अभी जो 1-2 बार से आ रहे हैं क्वेश्चन, ज़्यादा करके इजी ही आ रहे हैं। थोड़ा लेंदी रहता है, टाइम लगता है सोल्व करने में। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप 5 के 5 सही कर पाएंगे। इसके लिए बेसिकली इसमें मैं बोलूँगा ना कि इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था इसका। प्रैक्टिस ही इसको सही करेगा, ठीक है। प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन आप बना लेंगे, आपको क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम फैक्टर है। आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व करने, सिर्फ डीआई सोल्व नहीं करने हैं। हर एक क्वेश्चन पर लगभग 1 मिनट के आसपास समय मिलते हैं। तो आप अगर डीआई में ही 20-25 मिनट दे दोगे तो बाकी क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए। और कभी कभी डीआई इजी कैलकुलेशन वाला पूछ देता है, कभी कभी बहुत लेंदी पूछ देता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, आप क्वेश्चन 5 के 5 इसमें सही कर पाएंगे। ये पूरी प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। इसमें मैं सबका आंसर बता देता हूँ, सोल्व नहीं करूँगा इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला का बी हो जाएगा और दूसरा का पहला का ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा का बी हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा और चौथा का सी हो जाएगा, पांचवा का भी सी हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 8 में आते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें आप 5 के 5 स्कोर कर ही पाएंगे, ठीक है। हम लास्ट में बताएंगे कि कौन से टॉपिक पे ज़्यादा टारगेट करना है, कौन से टॉपिक को थोड़ा छोड़ सकते हैं, ये मैं लास्ट में बात करूँगा। यूनिट 8 में है आईसीटी। आईसीटी का जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें बेसिकली जो आईसीटी का जो क्वेश्चन आ रहा है, बेसिकली वो जो टीचिंग में जो उपयोग होते हैं आईसीटी का, ठीक है, गवर्नेंस में जो उपयोग होते हैं, जो डिजिटल इनिशिएटिव जो भी लिए गए हैं एनईपी 2020 में, उससे क्वेश्चन बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें मेमोरी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं अभी। सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है, ये मेमोरी क्या होता है, और उसके बाद फिर मेमोरी में मैग्नेटिक कौन है, मैग्नेटिक वाले कौन है, सॉलिड स्टेट ड्राइव कौन है। और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डिस्प्ले, ये डिस्प्ले में कौन सा डिस्प्ले है, ये कौन बनाया है, सीडेक क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिंपली क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको बेसिकली कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी अगर है आपके पास, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रकार का प्रिंटर है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इंटरनेट क्या होता है, ईमेल से क्वेश्चन पूछ देते हैं, है ना। बीसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है। तो आपको बेसिक जानकारी आईसीटी का रहेगा, तो आईसीटी में 5 के 5 आईसीटी के टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं बोल सकता हूँ, रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम अभी देखते हैं, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अब बोल रहा है कि बृहस्पति इज एन ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप जैसे कुछ सॉफ्टवेयर के नाम पूछ देते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो बृहस्पति इज एन ओपन सोर्स लर्निंग ई प्लेटफॉर्म, सही बात है। लेखिका 2007 इज ए प्रोग्राम डेवलप बाय सीडेक, सही बात है। ज्ञान दक्षिणा इज एन बकेट ऑफ एफएम रेडियो चैनल, नहीं, ज्ञान दक्षिणा कोई नहीं है ऐसा कुछ चैनल वगैरह, ठीक है। ज्ञान दक्षिणा नहीं है, ज्ञान
वाणी है, ठीक है। दक्षिण की जगह अगर वाणी रहता ना तो सही हो जाता, तो ज्ञान दक्षिण नहीं है, गलत हो जाएगा। सशक्त पोर्टल वाज लॉन्च इन 2014, नहीं 2014 में नहीं किया गया था, ये 2021 में किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। श्रुति दृष्टि इज डेवलप बाय एम्पावरिंग हर्निंग इम्पेयर्ड वॉइस, सही बात है, नाम में ही दिख रहा है इसका। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ए बी ई, ए बी ए ए बी ई, ए बी ऑप्शन में कहाँ है? ए बी ई क्वेश्चन 1 ICT 1 का होगा बी। हाँ सॉरी, आपको देखने होते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें बार बार कंफ्यूज मैं भी होता हूँ, आप लोग भी होते ही होंगे। तो आप देखिए पूछ क्या रहा है, मैं राइट देख रहा हूँ, पूछ रॉन्ग रहा है, तो रॉन्ग आंसर कौन हो जाएगा? सी और डी, सी डी, ठीक है, सी डी। और इसमें पूछ रहा है रॉन्ग आंसर है ना, तो रॉन्ग आंसर आपका हो जाएगा पहला का बी, सी डी ई, सी डी और ई। सूत्र दृष्टि इज डेवलप फॉर इंपायरिंग, नहीं इंपायरिंग हियरी इम्पेयर्ड, ही भी नहीं विजुअली का होगा, ठीक है, श्रुति दृष्टि नाम है ना विजुअली, इसलिए ए भी गलत होगा, सी डी और ई राइट आंसर हो जाएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू आउटपुट डिवाइस फंक्शन, देखिए मैं बोला था कि ये प्रिंटर से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोजेक्टर क्या है, तो सिंपल सा दिख रहा है, इसको मिलाते हैं। CRT मॉनिटर, इसमें जो पहले आता है वो पहले मिला लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टर, ये जो LCD स्क्रीन टू डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट बोल रहा है तो प्रोजेक्टर का ये हो जाएगा। प्रिंटर ट्रांसफॉर्म ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू फिजिकल फॉर्मेट, सही बात है। तो हम देखते हैं सी का फर्स्ट किस में है, सी का देखते हैं सी का सेकेंड किस में है, सी का सेकेंड यहाँ है, डी का फर्स्ट किस में है, डी का फर्स्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना, यानी कि डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर 2 का बी। दो का बी, चार। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन बी होगा, ए का 4 होगा, बी का फर्स्ट होगा, ए का 4 होगा, बी का फर्स्ट होगा, सी का सेकेंड होगा और डी का थर्ड होगा। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, CD इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है, CD इज एन एग्जाम्पल, रॉन्ग पूछ रहा है, फिर भी यहाँ देखिए ध्यान देना, रॉन्ग पूछ रहा है, सही बात है। फ्लॉपी इज एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिवाइस, सही बात है। पेन ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक, गलत बात है, ये SSD का एग्जाम्पल है दोस्तों। मेमोरी कार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल, ये भी गलत है, ये भी SSD का एग्जाम्पल है, यानी कि गलत कौन है? सी और डी, सी और डी किसमें सेकेंड आपका सही आंसर हो जाएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट विश लिस्ट टू, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल, SMS। सोशल मीडिया मेटा का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये हो जाएगा। वेबसाइट, वेबसाइट का हो जाएगा ए पेज और कलेक्शन ऑफ पेजेज ऑन द इंटरनेट अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। SMS हो जाएगा ए मेथड ऑफ सेंडिंग स्मॉल टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम वन मोबाइल टू अनदर। ईमेल हो जाएगा मेथड ऑफ सेंडिंग लॉन्गर मैसेज अलॉन्ग विद अटैचमेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी।
MS-DOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट, ये ऐसा टॉपिक है, डायनेमिक टॉपिक बोल सकते हैं, इससे क्वेश्चन आपके बनते भी हैं और कभी कभी नहीं भी बनते हैं, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, 5 के 5 बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं। आपको इसमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है और करेंट से भी रिलेटेड रहता है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं हम डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको देखना पड़ेगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन देखते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट इशू, लोकल रीजनल ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, ज़्यादा क्वेश्चन एयर पोल्यूशन से टारगेट किया जाता है, वाटर पोल्यूशन से भी आते हैं, सॉइल से भी पूछ रहे हैं, अभी 2 बार सॉइल से क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन से पूछ लेते हैं कि कितना डेसिबल तक हाउ डोमेस्टिक है, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे कितना है, बिजनेस एरिया में कितना है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में कितना नॉइज पोल्यूशन है, तो ये कुछ डाटा पूछ लेते हैं। वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डियस, इलेक्ट्रॉनिक से क्या क्या बीमारियां होती है हजार्डियस से, ठीक है, तो वो पूछ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन से क्वेश्चन तो नहीं आया है, हाँ वो पूछते हैं COP क्या है, ये सब पूछते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन आते हैं, एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स मिटिगेशन स्ट्रेटजी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ से तो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, मॉनिटर प्रोटोकॉल क्वेश्चन आते हैं, रियो समिट, कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल, इनमें से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा है, और टॉपिक भी बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें 5 के 5 करना मुश्किल रहता है, लेकिन आप अगर सारे टॉपिक को कर लेते हैं तो 5 के 5 कन्फर्म है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इसी से आएंगे, करेंट का नहीं डालते हैं, लेकिन जो हैं सारे टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं तो 5 के 5 आपका आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा इसमें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके हम। अरेंज द फॉलोइंग इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका है ये पीपल एंड इन्वायरमेंट से, है ना, तो पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो पूछ रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है कि नहीं, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट तो पता है सबको, 5 जून को मनाया जाता है। अर्थ डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे पता ही है 22 अप्रैल को। वर्ल्ड ओजोन डे ये तो सबको पता है 16 सितंबर को। तब इसको अरेंज कर दीजिए, इसको आप जब अरेंज करेंगे तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ACBD, ठीक है। व्हाट इज टेराटोजेनिक डिफेक्ट ड्यू टू केमिकल एजेंट, ये देखिए बायोलॉजिकल से क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से आया है ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन जो पूछा है ना, यहाँ से पूछा है, ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बार बार आता है, तो पूछ रहा है व्हाट इज टेराटोजेनिक डिफेक्ट ड्यू टू केमिकल एजेंट, बर्थ डिफेक्ट ड्यू टू यूटेरो एक्सपोजर टू केमिकल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, रिवर्स आर फॉलोइंग वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, रिवर्स आर फॉलोइंग वाटर इकोसिस्टम, सही बात है, करेक्ट पूछा है। पॉन्ड्स आर स्टिल वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, सही बात है। स्ट्रीम्स आर स्टिल वाटर एक्वेटिक सिस्टम, स्ट्रीम और स्टिल गलत बात। डेल्टास आर ब्रैकिस वाटर एक्वेटिक सिस्टम, सही बात है। ब्रैकिस मतलब होता है खारा, डेल्टा तो समुद्र के किनारे ही बनाती है, ठीक है, तो सही बात है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ABD, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। इंडोक्राइन डिसरप्शन केमिकल, ये क्या है भाई,
देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको पता होगा तब आप बना पाएंगे, है ना। इसमें ऐसे तो डायरेक्टेड तुक्का ही मारना पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए मैं बोलता हूँ पीपल इन्वायरमेंट में 5 के 5 करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपके सारे पढ़े हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी वाला पोर्शन कैसे करेंगे आप, तो कुछ आपको पता है तभी कर पाएंगे, अन्यथा तुक्का लगाने के सिवा इसमें कुछ रास्ता नहीं है। तो आपका इसमें इसका आंसर हो जाएगा स्टिमुलेट और रिटार्ड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। इंडोक्राइन सिंपली बोलते हैं ना कि हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ज़्यादा कम करना, ठीक है। हाँ देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, उसके कितने गोल थे, कितने गोल थे, है ना। 17 गोल थे, तो 17 गोल में कौन सा गोल का क्या नाम था ये पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको ये करने होंगे, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा एस डी जी 7 का कौन सा गोल था, 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7 जो था उस पर उसका क्या नाम था, तो उसको बोलते थे दोस्तों अफोर्डेबल एनर्जी है SDG 7 पे। SDG 6 पे हम देखते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन है। SDG 3 पे देखते हैं हम गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। SDG 5 पे देखते हैं जेंडर इक्वलिटी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। हायर एजुकेशन सिस्टम का अच्छा है, इसमें एनसीएन के यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन तो हर बार आते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन एनसीएंट इंडिया, यहाँ से 2 क्वेश्चन लिख लो एकदम कन्फर्म। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन। ओरिएंटल कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, कभी यही दोनों से फोकस ज़्यादा करते हैं। प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। आप अगर बेसिकली ये टॉपिक ये कर लेते तो आपका हो जाएगा। हायर एजुकेशन में एनईपी इम्पोर्टेंट है, एनईपी को छोड़ना नहीं है। जितना भी चीज़ें एनईपी के बाद आई है, जितने सारे संस्थाएं बनी हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं आईसीटी बेस्ड, ठीक है। तो आपको एनईपी को पकड़ के ही चलना है। chronologically arrange the following organization in order of their year of establishment, देखिए यहाँ पे पूछ लिया आपको, इससे क्वेश्चन पूछ लिया है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से। मैं बोल रहा हूँ ना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और एंशिएंट इंडिया, इसी से क्वेश्चन ही आते हैं। तब हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है नीति आयोग कब आया था, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है तो इसका इनका ईयर पता होना चाहिए। 2015 में नीति आयोग आया था। अब नीति आयोग तो सबको पता है, प्लानिंग नीति आयोग जो 2015 में आया था, पता ही होगा ही आपको, ये लेटेस्ट का है। तो नीति आयोग 2015 में आया था। प्लानिंग कमीशन कब आया था, प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था, है कि नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तो सबको पता होगा 1956 में आया है। ICSSR कब आया है, 1969 में आया है। तब हम ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सबसे लास्ट 20 आयोग है तो डी किस में है, इसमें ताकि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है कि नहीं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, तो ऑनलाइन कोर्स में ब्लैक बोर्ड का कोई काम है क्या, नहीं है। ब्लैक बोर्ड वाज फॉर्म इन 1999 एंड बिकेम अ पब्लिक कंपनी इन 2004, गलत हो जाएगा। कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टेड नॉलेज वाज फर्स्ट कोर्स टू बी कॉल्ड मूक, सही बात है। कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टेड नॉलेज की तो बात हो रही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स लाया ही क्यों गया था, ताकि पूरे देश के लोग नॉलेज से कनेक्ट रहे। स्टीफन डाउन्स क्वाने द टर्म एक्स मूक इन 2012, नहीं, गलत बात है। फ्यूचर लर्न वाज फॉर्म बाय यूके ओपन यूनिवर्सिटी इन दिसंबर 2012, सही बात है। ओपन टू स्टडी वाज फॉर्म बाय ओपन यूनिवर्सिटी USA इन 2013, ये भी सही बात है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा अब BDE, ठीक है, BDE। दूसरा का C, BCD,
दूसरा का सी, दूसरा का सी, बी सी डी, बी सी डी। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, फिर से देख लेते हैं। स्टेफन डाउन्स क्वाइनेड द टर्म एक्स एक्स मुक इन 2012। सही बात है, किया था। स्टेफन डाउन्स ने मुक का मुक टर्म को क्वाइन किए थे। फ्यूचर लर्न वाज फॉर्म बाय यूके, ठीक है। फ्यूचर लर्न वाज फॉर्म बाय यूके। ओपन यूनिवर्सिटी इन 2012, सही बात है। ओपन टू स्टडी वाज फॉर्म बाय ओपन यूनिवर्सिटी, गलत बात है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का। Which ancient university was located in present day Odisha and was prominent center of Buddhist learning? नादिया बंगाल में है, नालंदा में है बिहार, विक्रमशिला बिहार में है, अंतिचक एक जगह है भागलपुर के पास, वहीं पे है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। पुष्पागिरी ओडिशा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पागिरी। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज कमीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। ओल्डेस्ट से लेटेस्ट बोल रहा है अरेंज करने के लिए, पुराना से नया की ओर। तो सबसे पहले हम इनका डेट देख लेते हैं। एजुकेशनल कमीशन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये था 1964 से 66 तक था। नेशनल पोल्यूशन एजुकेशन कब आया था? ये आया था 1968 में आया था। कमिटी ऑन रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन, ये कब आया था? 1959 में आया था। कब तक आया था? 1959 से 62 तक। कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, ये पिछली बार पूछा था दोस्तों 1961 में। क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, अगर आप PYQ लगाएंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पिछले एग्जाम वाला आपको डायरेक्ट दिख जाएंगे। जब UGC नेट का एग्ज़ाम होता है तो लगभग 30 पेपर के आसपास पेपर 1 के क्वेश्चन मिलते हैं। हर एक पेपर 1 तो कॉमन है ना सारे सब्जेक्ट का, तो आप अगर हर एक बार का लगभग 5 टाइम्स का PYQ लगा लेते हैं तो आपको मैक्सिमम पेपर 1 के क्वेश्चन देखे मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया था? ये आया था आपका 1952 में, ठीक है। तो अब इसको ओल्डेस्ट से लेटेस्ट में मिला लेते हैं। सबसे लेटेस्ट इसमें हमको कौन सा दिख रहा है? सबसे लेटेस्ट तो दिख रहा है 68 वाला, यानी कि बी, ठीक है। तो बी वाला जो होगा, बी लास्ट में है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 4 का बी होगा, बी, ठीक है। आप जब अरेंज करेंगे तो ECDAB आएगा। एज पर NEP 2020 डॉक्यूमेंट, NEP 2020 डॉक्यूमेंट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF विल बी गवर्न बाय। तो ये होता है रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंसिस्टिंग द बेस्ट रिसर्चर्स एंड इनोवेशन अक्रॉस फील्ड। एजुकेशन कमीशन, देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 2 क्वेश्चन तो पक्का है, कभी 3 भी पूछ लेते हैं। अब इनमें से हर एक एजुकेशन कमीशन का नाम पूछ लिया है, ठीक है। तो आप नाम ये देखेंगे ना कि ये का यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को बोलते हैं राधा कृष्ण कमीशन, सबको पता है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को बोलते हैं मुदलियर कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को बोलते हैं थॉमस रेले कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन को बोलते हैं सैम पिट्रोडा कमीशन, जो 2005 में आया था, ठीक है। 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन आया था। तो आपका ये सोल्व हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे, आपको तो पता ही है कि 5-5 क्वेश्चन बोलते हैं कि हर एक यूनिट से पूछेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी से 8 पूछ लेते हैं, जैसे पीपल एंड इन्वायरमेंट से अभी जो है ना 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले रहे हैं। और मैथ से कभी 3 पूछते हैं, कभी 6 भी पूछ लेते हैं, इस तरीके। DI से 5 आते हैं, 5 पैसेज से 5 क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रहेंशन से। तो
आपको ऐसा नहीं है कि 5-5 क्वेश्चन ही हर एक सेक्शन से पूछा जाता है, फिक्स है। किसी से ज़्यादा किसी से कम इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम समराइज करते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है, पेपर 1 के लिए। सबसे पहले तो आपको जो है पहला काम करना है PYQ प्रैक्टिस। PYQ प्रैक्टिस कितने सालों का करना है? कम से कम 5 एग्ज़ाम का, साल का मैं नहीं बोल रहा हूँ, 5 एग्ज़ाम, पिछले 5 एग्ज़ाम का जो है ना PYQ, उसको बहुत बढ़िया तरीके से लगा जाइए। 5 एग्ज़ाम का मल्टीपल टाइम लगा जाइए। दूसरा काम क्या करना है, जो PYQ में जो नए फैक्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जो आपको PYQ में नए फैक्ट मिल रहे हैं उसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है, और उसको आपको देखते रहना जब तक वो पुराना ना लगने लगे ना, तब तक आपको उसको देखना है। तो आपको सेकेंड काम करना है, नोट डाउन न्यू टॉपिक, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है आपको? तीसरा काम ये करना है कि आपको जो क्वेश्चन कुछ कुछ टर्म आते हैं, ठीक है, जैसे कि ICT टूल है, पैडलेट क्या है नहीं पता है आपको, तो आपको वैसे वैसे कुछ कुछ जो टर्म हैं तो जो उनको गूगल करना है, ठीक है। न्यू टर्म को गूगल करना है, ठीक है। आप इतना काम अगर करते हैं पेपर 1 में, मैं आपको बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन लगभग इतने से 40 क्वेश्चन एकदम 100% सही होंगे। रही बात DI की, DI और मैथ में जितने यूनिट सिलेबस में लिखे हुए हैं, जो एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, और टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो आपको हर एक यूनिट का ना आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और प्रैक्टिस, अगर DI और मैथ आप रेगुलर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी पर डे बनाते हैं तो आपका 10 का 10 या आपका सही होने का चांस एकदम लगभग 99% रहेगा, ठीक है। तो आपका ये DI और मैथ जो है बिल्कुल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस। अगर आप DI और मैथ प्रैक्टिस करके आप सही कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो है 10 का 10 क्वेश्चन सही हो जाएगा। रही बात पैसेज की, मैंने बात करी, पैसेज इजी रहता है, आप उसको ध्यान से बस पढ़ें, माइंड को कूल रख के पढ़ें। कभी कभी लोग जो है एग्ज़ाम में जाते हैं पहले पैसेज ही लगा लेते हैं, कोई कोई पहले ज़्यादा पहले DI लगाते हैं, ठीक है। तो आपके अगर माइंड शांत जब है ना तब पैसेज पढ़िए, तो आपको बहुत बना तो तब भी लेंगे आप, लेकिन बहुत ही कम समय में आप बना लेंगे, ठीक है। तो आपको पैसेज बहुत ही काम तरीके से पढ़ना है और सोल्व करना है। ये 5 के 5 सबके सही होते हैं, आपके भी सही होंगे, ठीक है। तो तो अब हमने देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमने सारा कुछ समझ लिया। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा फोकस करना है, पहला कम्युनिकेशन पे करना है, ठीक है। दूसरा ICT पे करना है। तीसरा लॉजिकल रीजनिंग पे करना है। लॉजिकल रीजनिंग इजी चैप्टर है, लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है, समझ में नहीं आता है। आप उसको एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना सिलेबस, तो उससे आसान टॉपिक तो है ही नहीं है। बार बार वही क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और वो 5 के 5 आपके सही एकदम चांसेस बहुत हाई रहते हैं दोस्तों। तो LR को मत छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आते हैं रिसर्च। रिसर्च भी वही है, सिंपल है। टाइप्स ऑफ रिसर्च आपका अगर क्लियर है ना, तो आप एकदम गारंटी से आप 5 के 5 सही कर पाएंगे। टीचिंग पूरा एकदम आपके अंडरस्टैंडिंग का कमाल है। थ्योरी पढ़ लीजिए बढ़िया से, थ्योरी समझ लीजिए, बाकी फुल का फुल आपका अंडरस्टैंडिंग पे है। और उसमें जो ICT जो है ना, स्वयं प्रभा वगैरह जो मुक वगैरह जो पूछता है ना, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें कुछ है ही नहीं टीचिंग में, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या बच गया मेरा, पीपल इन्वायरमेंट बच गया। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो ईजी है, हिस्ट्री वालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है कि आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है, पेपर 1 में भी पढ़ना पड़ता है, तो आपको तो हायर एजुकेशन सही होने चाहिए। पीपल इन्वायरमेंट में थोड़ा डायनेमिक है आपके, इसमें 3 तो आप सही कर लेंगे, 5 के 5 आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। आप अगर पूरा टॉपिक बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं तो आपका गारंटी है कि आपका सही होगा ही होगा।
और DI मैथ पैसेज, इसके बारे में तो मैं बता ही दिया हूँ, है ना, ये आप कर लेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को सारे कुछ अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। जो अगर कुछ नहीं समझा पाया हूँ, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और आप हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, QR कोड है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।